शादी का शोर अब धीरे धीरे थम चुका था और हवेली जैसे अचानक सन्नाटे में डूब गई थी। प्रिया अपने ससुराल के कमरे में अकेली बैठी थी। चारों ओर बिखरे फूलों की खुशबू और जलते दियों की लौ उसे नएपन का एहसास तो करा रही थी, लेकिन उसकी दिल की धड़कनें जैसे कानों में गूंज रही थी। उसके हाथ पांव अभी भी हल्के कांप रहे थे, मानो अभी अभी किसी अनजाने सफ़र पर कदम रखा हो। पूरे दिन रस्मों में उसने हंसने और मुस्कुराने का दिखावा किया था, पर भीतर ही भीतर उसका मन डर और घबराहट से भरा हुआ था। ये घर उसका अपना था, पर सब लोग अजनबी थे और अब वही अजनबी उसका परिवार कहलाने वाले थे। उसकी आंखें दरवाजे पर टिक गईं, जैसे हर आहट के साथ कोई आने वाला हो, और मन बार बार फुसफुसा रहा था, अब से मेरी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। उसका पति आदित्य कुछ देर पहले तक उसके पास था। उसने धीरे धीरे उससे बातें शुरू की थी, मगर अचानक बीच में ही वह उठकर बोला, मैं अभी आता हूँ, और बाहर चला गया। प्रिया ने पहले सोचा कि शायद घर वाले बुला रहे होंगे या कोई ज़रूरी काम होगा, लेकिन वक्त बीतता गया और वह लौट कर नहीं आया। रात आधी गुजर गई। कमरे की घड़ी की सुइयां प्रिया को और बेचैन कर रही थीं। बाहर से अब सन्नाटा ही सुनाई दे रहा था। उसने कई बार दरवाजे की तरफ देखा, शायद वह अभी आएगा, मगर दरवाज़ा बंद ही रहा। सुबह जब दरवाज़ा खटखटाया गया और घर वालों ने देखा कि आदित्य कमरे में नहीं है, तो सब घबरा गए। सबसे पहले यही खबर फैल गई कि आदित्य रात से घर वापस नहीं आया। किसी ने कहा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। किसी ने सीधे प्रिया की ओर देखा, जैसे सवाल उसी से हो। वह चुप खड़ी रह गई। फुसफुसाहटें शुरू हो चुकी थीं। पहली ही रात को दूल्हा गायब, कहीं मामला कुछ और तो नहीं। घर के बुजुर्गों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। किसी ने कहा कि वह अपने किसी दोस्त के पास चला गया होगा। कोई बोला शायद थकान से कहीं लेट गया होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बेचैनी बढ़ती गई। प्रिया का दिल डूबने लगा। शादी की पहली रात, जो उसके लिए नई शुरुआत होनी चाहिए थी, वह एक डरावने सवाल में बदल गई थी। रिश्तेदार जो अभी तक शादी की बातें कर रहे थे, अब छोटे छोटे झुंड में खड़े होकर अलग अलग अंदाज में शक जाहिर करने लगे। इतना जिम्मेदार लड़का बिना बताए कहीं चला जाए, ये तो अजीब है। हो सकता है कि उसे ये रिश्ता ही मंजूर न रहा हो। अरे रात भर दुल्हन अकेली रही, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। प्रिया दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। रात भर उसने जाग कर बिताई थी। वह चाह कर भी किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। भीतर ही भीतर उसके मन में सवाल उठ रहा था, अगर आदित्य को कुछ हो गया तो, और अगर वह खुद चला गया है तो क्यों। सासू माँ का चेहरा सबसे ज़्यादा कठोर दिख रहा था। उन्होंने प्रिया को देखते ही कहा, तुम्हें तो पता होगा वह कहाँ गया है, तुमसे कुछ कहा होगा। प्रिया ने धीरे से सिर हिला दिया, नहीं माँ जी, उन्होंने बस इतना कहा था कि अभी आते हैं। ये सुनकर सब चौंक गए। अब शक की निगाहें और गहरी हो गईं। बुआ जी बोली, नई नई शादी हुई है और पहली रात ही ऐसा, कहीं दोनों में कुछ अनबन तो नहीं हो गई। एक चचेरे भाई ने ताना कसते हुए कहा, कहते हैं आदमी का असली चेहरा शादी के बाद ही पता चलता है। अब तो मामला समझ से बाहर है। प्रिया का गला सूख रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह कटघरे में खड़ी हो। सबके सवाल, सबकी नज़रें अब उसी पर थीं। उसके पास ना कोई जवाब था, ना कोई सहारा। दोपहर तक घर में और अफवाहें फैल गईं। कोई कह रहा था कि आदित्य को कर्जदारों ने उठा लिया, कोई कह रहा था कि वह खुद भाग गया, लेकिन हर किसी की बात का असर एक ही जगह पड़ रहा था, प्रिया पर। शाम होते होते हालात और बिगड़ गए। मोहल्ले के लोग तक पूछने लगे, दूल्हा कहाँ है। प्रिया को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया एक ही दिन में बदल गई है। कल तक जो लोग उसे हंसते हुए दुल्हन कह रहे थे, वही अब धीरे धीरे उसे सिर्फ एक रात की दुल्हन कहकर ताना मारने लगे थे। उसके मन में सवाल गूंज रहा था, क्या उसकी पूरी ज़िंदगी अब इसी नाम से पहचानी जाएगी। शाम ढल रही थी और घर का माहौल किसी शोक जैसा हो गया था। सुबह से लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि आदित्य किसी भी वक्त लौट आएगा, मगर पूरा दिन बीतने के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं चला।
थक हार कर आखिरकार पिताजी ने पुलिस को खबर करने का फैसला किया। थाने से 2 पुलिसकर्मी घर आए। उन्होंने औपचारिक सवाल पूछना शुरू किया। अंतिम बार कब देखा था? किससे बात कर रहे थे? कहीं जाने की तैयारी तो नहीं थी? परिवार ने बार बार यही कहा। रात को अपनी पत्नी के कमरे से बाहर निकले और उसके बाद नहीं लौटे। ये सुनकर पुलिस ने सबसे पहले प्रिया की ओर देखा। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में पूछा, आपने अपने पति को जाते हुए देखा? उन्होंने कुछ कहा था? प्रिया का गला सूख गया। वह घबराई हुई बोली, उन्होंने बस इतना कहा था कि अभी आते हैं, और उसके बाद वो वापस नहीं आए। पुलिस वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से एक धीरे से बोला, अजीब है, शादी की पहली रात और दूल्हा गायब। प्रिया ने देखा कि कैसे पूरे कमरे में लोग उसे घूर रहे हैं, जैसे वह कोई अपराधी हो और आदित्य के गायब होने की असली वजह तो वही हो। बाहर गली में खड़े मोहल्ले के लोग अब खुलेआम बातें करने लगे। लगता है लड़के को शादी रास नहीं आई। नई दुल्हन में ज़रूर कुछ गड़बड़ है। इतनी जल्दी भाग जाना, कुछ तो बात है। ये बातें प्रिया के कानों में जहर की तरह उतर रही थीं। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। इंस्पेक्टर ने घर वालों से कहा, हम गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करेंगे, लेकिन आपको भी सोचना चाहिए कि कहीं कोई अंदरूनी वजह तो नहीं। ये सुनकर सास का धैर्य टूट गया। वह गुस्से से बोली, अंदरूनी वजह क्या होगी? सब कुछ इसी लड़की से शुरू हुआ है। हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये आई और पहली रात ही मेरा बेटा चला गया। सास के ये शब्द प्रिया के दिल पर हथौड़े की तरह गिरे। उसने के अपने भी अब उसका साथ नहीं दे रहे थे। प्रिया चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो वह इस अपमान और इल्ज़ामों को सहते हुए चुपचाप जीती रहे, या फिर हिम्मत जुटाकर सच्चाई तक पहुँचे। उसने धीरे धीरे तय कर लिया कि वह दूसरी राह चुनेगी। रात के अंधेरे में वह बिस्तर पर अकेली लेटी रही और सोचती रही, आदित्य कहीं भी हों, लेकिन उसकी सच्चाई मुझे ही ढूंढनी होगी। अगर मैं चुप रही तो लोग मुझे ही दोषी मानते रहेंगे। मुझे खुद को और अपने रिश्ते को साबित करना होगा। उसके भीतर पहली बार एक अजीब सी हिम्मत जगी। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, आदित्य के गायब होने का सच वही सामने लाएगी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी 2 दिन बीत गए, लेकिन आदित्य का कोई पता नहीं चला। घर वालों के चेहरों पर चिंता तो थी, पर हर बात का बोझ प्रिया के सिर पर डाल दिया गया था। बुआ जी दिन भर ताना देती, कैसी घड़ी लेकर आई हो कि पहली रात का दूल्हा ही गायब हो गया। सास हर किसी के सामने कह देती, हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई। प्रिया बाहर से चुप रहती, लेकिन अंदर से टूट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपना बचाव कैसे करे, लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार गूंज रहा था, आखिर आदित्य गया कहाँ? उसने सोचा शायद कोई छोटा सा सुराग मिल जाए, और चुपचाप आदित्य की अलमारी खोलकर देखने लगी। कपड़े वैसे ही सजे थे जैसे शादी से पहले थे, लेकिन नीचे की दराज में एक कागज़ का टुकड़ा दबा हुआ मिला। वह आधा फटा हुआ था और उस पर लिखा था, अगर मैं वापस न आऊं तो। बाकी हिस्सा गायब था। प्रिया का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। ये कागज़ साफ बता रहा था कि आदित्य का जाना अचानक नहीं था, जैसे वह पहले से किसी बात में फंसा हुआ था। वह सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर आहट हुई। जेठ अंदर आया और सख्त लहजे में बोला, क्यों अलमारी टटोल रही हो? कुछ छिपाना चाहती हो? प्रिया घबरा गई और कागज़ को अपने आंचल में छुपा लिया। उसने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी। जेठ ने शक भरी नज़रों से उसे देखा और बाहर चला गया। उस रात प्रिया ने अकेले में कागज़ को फिर से पढ़ा। अधूरी पंक्ति उसके मन को और उलझा रही थी। उसने तय किया कि अब उसे आदित्य के दोस्तों से बात करनी होगी। अगले दिन वह किसी बहाने बाहर निकली और आदित्य के पुराने दोस्त अजय से मिली। अजय ने हिचकिचाते हुए कहा, देखो भाभी, मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन शादी से पहले आदित्य बहुत परेशान था। कोई बार बार उसे धमका रहा था,
वह कहता था कि अगर सच्चाई बाहर आई तो सब बर्बाद हो जाएगा। प्रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। धमकी और सच्चाई, आखिर क्या राज था जो आदित्य छुपा रहा था? अब उसे यकीन हो गया कि आदित्य का गायब होना किसी घरेलू नाराज़गी या अचानक फैसले का नतीजा नहीं था। इसके पीछे गहरी साजिश थी। उसने मन में दृढ़ निश्चय जगा, मैं डरूंगी नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। आदित्य के गायब होने का सच मुझे ही उजागर करना होगा। और यहीं से प्रिया की असली लड़ाई शुरू हुई। एक अकेली लड़की की लड़ाई, समाज की शंका और परिवार के तानों के बीच सच की तलाश। प्रिया को अब पक्का यकीन हो चुका था कि आदित्य गायब होना एक साधारण घटना नहीं थी। अजय की बातें उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। कोई उसे धमका रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आदित्य को धमकी कौन दे रहा था और क्यों। उसने सोचा शायद घर वालों को कुछ मालूम हो, लेकिन वे सब इतने अजीब बर्ताव कर रहे थे कि उन पर भी भरोसा करना मुश्किल था। सास जब तब कह देती, हमारे घर में ये मनहूस घड़ी तुम्हारे कदमों के साथ ही आई है। जेठ की नज़रें हमेशा टटोलने वाली होती, जैसे वह प्रिया की हर हरकत पर निगाह रखता हो। यहाँ तक कि ननंद भी अब ताने मारने लगी थी, भाभी कहीं आप ही तो वजह नहीं है कि भैया चले गए। प्रिया अक्सर सोचती, अगर ये लोग वाकई मेरे साथ हैं तो इतना शक क्यों कर रहे हैं? कहीं सच्चाई इन्हीं दीवारों में तो कैद नहीं। एक रात जब सब सो चुके थे, उसे आंगन से धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई दी। उसने खिड़की से झांका तो देखा कि जेठ और एक अनजान आदमी फुसफुसाकर बातें कर रहे हैं। वह आदमी कह रहा था, अब तो दूल्हा सामने से हटा दिया गया है, आगे का काम आसान हो जाएगा। जेठ ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, हाँ, लेकिन अगर ये लड़की कुछ समझ गई तो मुसीबत खड़ी कर देगी। प्रिया का दिल धक से रह गया। उसके कानों ने जो सुना उसने उसके शक को यकीन में बदल दिया। आदित्य का गायब होना उसके अपने ही घर वालों की चाल का हिस्सा था। सुबह होते ही उसने उन बातों की पुष्टि करने की कोशिश की। उसने जेठ से कहा, भैया कल रात कोई आपसे मिलने आया था ना? जेठ चौंका, फिर झुंझला कर बोला, क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? अपने काम से काम रखो, वरना अंजाम बुरा होगा। ये सुनकर प्रिया का खून ठंडा पड़ गया। अब उसे साफ समझ आ गया कि वह जिस घर में इज्जत की तलाश कर रही थी, वही घर उसके खिलाफ खड़ा है। लेकिन डर के बजाय उसके भीतर गुस्सा और हिम्मत दोनों एक साथ उमड़ने लगे। उसने मन में ही कहा, अगर आदित्य के साथ कोई धोखा हुआ है तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े। मैं सच सबके सामने लाऊंगी। प्रिया को पता था कि अब वह अकेली है, घर वाले उसका साथ नहीं देंगे। समाज पहले ही उसे दोषी मान रहा है, लेकिन उसके पास खोने को अब कुछ नहीं बचा था सिवाय उस सच्चाई के, जिसे उजागर करके ही वह अपनी और आदित्य की इज्जत वापस पा सकती थी। दिन बीत रहे थे और आदित्य का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस भी धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी थी। घर वालों की निगाहें अब पूरी तरह प्रिया पर थी। हर छोटी सी बात पर उसे शक की नज़र से देखा जाता। प्रिया ने ठान लिया था कि वह खुद ही सच तलाशेगी। एक दिन जब सब बाहर किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे, प्रिया ने हिम्मत करके आदित्य का पुराना बैग खंगालना शुरू किया। उसमें कुछ कागज़, फाइलें और एक पुरानी डायरी मिली। उसने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। ज़्यादातर पन्नों में रोज़मर्रा की बातें लिखी थी, लेकिन बीच के कुछ पन्नों पर अजीब नोट्स लिखे थे। मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं, अगर मैंने चुप्पी तोड़ी तो सब खतरे में पड़ जाएंगे। पिता की ज़मीन और कारोबार पर कब्जा करने की साजिश चल रही है। प्रिया के हाथ कांपने लगे। उससे पहली बार साफ समझ आया कि आदित्य केवल घरेलू दबाव में नहीं था, बल्कि एक बड़ी साजिश का शिकार था। तभी उसे डायरी के बीच में एक विजिटिंग कार्ड गिरा। उस पर किसी वकील का नाम और पता लिखा था। प्रिया का दिल धड़कने लगा। क्या आदित्य उसी से मदद लेने गया था? अगले ही दिन वह किसी बहाने घर से बाहर निकली और उस पते तक पहुंची। वकील ने उसे देखते ही चौंक कर कहा, आप आदित्य की पत्नी हैं ना? प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया और कांपती आवाज़ में पूछा, क्या आप जानते हैं वो कहाँ हैं? वकील ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं उनके परिवार के किसी भी सदस्य को खतरे में देखूं तो सच्चाई बाहर ला दूं।
दरअसल उनके ही घर के कुछ लोग उनके खिलाफ प्लान बना रहे थे। उन्हें हटाना ज़रूरी समझा गया ताकि कारोबार और ज़मीन पर पूरा कब्जा किया जा सके। प्रिया की आंखें फटी रह गईं। उसने जो सुना वह उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। इसका मतलब था कि आदित्य का गायब होना एक प्लान का हिस्सा था, और सबसे हैरानी की बात यह थी कि इसमें घर के लोग ही शामिल थे। वकील ने जाते जाते कहा, आदित्य ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उन्हें ना देखूं तो उनकी पत्नी को सच्चाई बताऊं। अब आगे आपको ही ये लड़ाई लड़नी होगी। घर लौटते समय प्रिया के मन में एक ही बात थी, मैं अकेली हूँ, लेकिन अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं। मैं उनके लिए लड़ूंगी, उनकी इज्जत के लिए और अपने लिए। उसकी आंखों में पहली बार डर की जगह आग थी। अब ये सिर्फ उसकी ज़िंदगी की नहीं बल्कि सच और झूठ की लड़ाई बन चुकी थी। वकील से मिलकर लौटने के बाद प्रिया का दिल और दिमाग दोनों बदले हुए थे। पहले जो डर और संकोच उसके चेहरे पर साफ दिखता था, अब उसकी जगह एक अलग ही दृढ़ता थी। उसने ठान लिया था कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। घर में प्रवेश करते ही उसने देखा कि जेठ और सास धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने प्रिया को आते देखा, दोनों अचानक चुप हो गए। ये दृश्य प्रिया के शक को और गहरा गया। रात को जब सब सो गए, प्रिया ने जेठ के कमरे के बाहर से आहट सुनी। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, अंदर फ़ोन पर बातचीत हो रही थी। जेठ कह रहा था, अब चिंता की कोई बात नहीं, आदित्य वहाँ पहुँचा दिया गया है। जब तक सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं हो जाता उसे कोई खोज नहीं पाएगा। प्रिया का दिल धक से रह गया। ये पहली बार था जब उसने खुद अपने कानों से सुना कि आदित्य जिंदा है, लेकिन कहीं छिपा कर रखा गया है और उसके अपने ही घर वाले इस खेल में शामिल हैं। सुबह होते ही उसने सास के सामने सीधा सवाल दाग दिया, माँ जी, आदित्य कहाँ है? आप सबको पता है, लेकिन मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? सास सक पका गई, फिर झुंझलाकर बोली, पागल हो गई हो क्या? हमें क्या पता, अपने मायके वालों से पूछो। प्रिया ने इस बार उनकी आंखों में सीधा देखा और कहा, झूठ मत बोलिए, अगर आप सब सच नहीं बताएंगी तो मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। सास पहली बार चुप हो गई, उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। इसी बीच ननद ने ताना मारा, भाभी आप भूल रही हैं कि इस घर में आपकी कोई नहीं सुनेगा, आप अकेली क्या कर लेंगी? प्रिया ने शांत स्वर में कहा, अकेली हूँ, लेकिन सच मेरे साथ है और सच एक दिन सबके सामने आएगा। उसके इन शब्दों ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। अब सबको लगने लगा कि प्रिया इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। उस रात उसने आदित्य की डायरी को फिर से पढ़ा। उसमें एक और इशारा था, अगर कभी मैं गायब हो जाऊं तो उस फैक्ट्री की पुरानी फाइल देखना। प्रिया को तुरंत समझ आया कि आदित्य के कारोबार की फैक्ट्री ही इस पूरे मामले की कुंजी है। उसके मन में अब एक ही बात थी, मुझे वहां जाना होगा, चाहे जो हो। अगली सुबह प्रिया ने किसी से कुछ कहे बिना तय कर लिया कि वह फैक्ट्री जाएगी। वह जानती थी कि अगर उसने घर वालों को बताया तो वह उसे रोक देंगे, इसलिए उसने मायके जाने का बहाना बनाया और चुपचाप फैक्ट्री की ओर निकल गई। फैक्ट्री बाहर से शांत दिख रही थी। गेट पर पहरेदार ऊँघ रहा था। प्रिया धीरे धीरे अंदर गई। धूल जमी मशीनें, टूटी खिड़कियां और बिखरे कागज़ ये बता रहे थे कि जगह लंबे समय से ठीक से इस्तेमाल नहीं हुई थी। लेकिन वातावरण में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे यहाँ कोई अनकहा राज छिपा हो। वह सीधे आदित्य के केबिन में पहुंची। दरवाज़ा खोलते ही अंदर बिखरी हुई फाइलें और पुराने रजिस्टर नजर आए। उसने उन्हें खंगालना शुरू किया। तभी एक फाइल के बीच उसे आदित्य का लिखा हुआ नोट मिला, अगर ये कागज़ किसी के हाथ लगे तो समझ लेना कि मैं मुश्किल में हूँ। मेरे अपने लोग ही मुझे ख़त्म करना चाहते हैं। इस फैक्ट्री के पीछे की डील उनकी असली वजह है। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पहली बार साफ शब्दों में पढ़ा कि आदित्य के खिलाफ साजिश उसके अपने ही घर वालों की थी और उसकी जड़ इस फैक्ट्री की ज़मीन से जुड़ी थी। अभी वह कागज़ को अच्छे से पढ़ भी नहीं पाई थी कि अचानक दरवाजे की चरमराहट हुई। उसने पलट कर देखा, जेठ दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और शक दोनों साफ झलक रहे थे। यहाँ क्या कर रही हो? जेठ ने सख्त आवाज़ में पूछा। प्रिया ने कागज़ को जल्दी से आंचल में छुपा लिया और कहा, बस ऐसे ही देखने आई थी। जेठ ने उसे घूरते हुए कहा, जितना कहा जाए उतना ही करो। जहाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए वहाँ मत जाओ, वरना पछताना पड़ेगा। प्रिया चुप रही, लेकिन उसके मन में साफ था कि अब उसके पास पक्का सुराग है। आदित्य की गुमशुदगी का राज फैक्ट्री और घर वालों की लालच से जुड़ा हुआ था। घर लौटते वक्त उसका डर आधा खत्म हो चुका था। अब उसके कदमों में आत्मविश्वास था। उसने मन ही मन कहा, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। मैं आदित्य को ढूंढ कर रहूंगी। प्रिया फैक्ट्री से लौट आई थी, लेकिन उसका मन अब और भी बेचैन था। वह जान चुकी थी कि आदित्य का गायब होना फैक्ट्री की ज़मीन और डील से जुड़ा है।
कागज़ का टुकड़ा उसने संभालकर अपने सामान में छिपा लिया। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने सोचा कि पुलिस के पास ये सबूत ले जाएं, लेकिन तुरंत ही मन में डर भी आया। अगर घर वालों को पता चल गया कि मैंने पुलिस को कुछ बता दिया है तो वह मुझे चुप कर देंगे। वह अभी सोच ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वही चौकीदार खड़ा था जो फैक्ट्री के गेट पर था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, बहू जी, आपसे अकेले में कुछ कहना है। प्रिया ने उसे आंगन के कोने में बुलाया। चौकीदार बोला, मुझे कल आपको फैक्ट्री में देखकर सब समझ आ गया। सच तो यह है कि आदित्य बाबू के साथ जो हुआ है उसके गवाह मैं भी हूँ। मैंने उन्हें ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाते देखा था, लेकिन डर के मारे कुछ कह नहीं पाया। प्रिया की सांसें तेज हो गई। उसने कांपते स्वर में पूछा, किसने ले जाया था उन्हें? चौकीदार ने इधर उधर देखकर धीरे से कहा, आपके अपने घर के लोग ही और कुछ बाहर के गुंडे। प्रिया की आंखों में आंसू भर आए। अब उसके पास पक्का सबूत था कि घर के ही लोग इस खेल में शामिल हैं। चौकीदार ने आगे कहा, बाबूजी ने जाने से पहले मुझे इशारा किया था कि अगर कुछ हो जाए तो उनकी पत्नी को सच्चाई बताना। अब आगे क्या करना है ये आप ही तय करें। प्रिया ने पहली बार किसी अनजान शख्स से अपनापन महसूस किया। उसने चौकीदार से कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। हम दोनों मिलकर आदित्य को ढूंढेंगे। चौकीदार ने सिर हिलाकर हामी भरी। उसके चेहरे पर डर तो था, लेकिन आंखों में ईमानदारी साफ झलक रही थी। उस रात प्रिया ने अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचा, अब मैं सच के और करीब आ गई हूँ, लेकिन ये राह आसान नहीं होगी। मुझे उन लोगों से टकराना होगा जो मेरे अपने ही हैं। उसने आंचल में छिपे कागज़ को देखा और मन ही मन ठान लिया, जब तक आदित्य को वापस नहीं लाऊंगी चैन से नहीं बैठूंगी। अगले दिन सुबह होते ही प्रिया ने चौकीदार से मिलने का तय किया। दोनों मंदिर के पीछे पुराने पीपल के पेड़ के पास मिले ताकि घर वालों को भनक न लगे। चौकीदार ने धीरे से कहा, बहू जी, जिस रात आदित्य बाबू को ले जाया गया था मैंने गाड़ी का नंबर देखा था। गाड़ी काले रंग की थी और उस पर आड़ी सफ़ेद पट्टी बनी थी। प्रिया की आंखों में चमक आ गई। ये पहला पक्का सुराग था। उसने तुरंत नोट कर लिया। चौकीदार ने आगे बताया, गाड़ी शहर से बाहर वाली पुरानी कोठी की तरफ गई थी। वहाँ अक्सर आपके जेठ जाते हैं। मुझे लगता है बाबूजी वही होंगे। प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके मन में डर और हिम्मत दोनों साथ साथ चल रहे थे। उसने ठान लिया कि अब वह उस कोठी तक जाएगी। रात को जब घर के लोग सो गए वह चुपचाप बाहर निकली। चौकीदार पहले से इंतज़ार कर रहा था। दोनों धीरे धीरे उस सुनसान कोठी तक पहुँचे। जगह पर अजीब सी खामोशी थी। टूटी खिड़कियों से आती हल्की रोशनी बता रही थी कि अंदर कोई मौजूद है। प्रिया ने धीरे से खिड़की से झांका। अंदर उसके जेठ दो अनजान आदमियों से बातें कर रहे थे। मेज़ पर कागज़ और नक्शे फैले हुए थे। जेठ कह रहा था, जितना समय उसे छुपा कर रखा है उतना काफ़ी है। अब अगला कदम उठाना होगा। अगर वह वापस लौट आया तो सब खेल बिगड़ जाएगा। प्रिया का दिल दहल गया। ये साफ था कि आदित्य जिंदा है और कहीं पास ही कैद है। उसी वक्त अंदर से हल्की सी खांसी की आवाज़ आई। प्रिया ने ध्यान से सुना। वह आदित्य की ही आवाज़ थी। उसके आंसू निकल पड़े। इतने दिन से जिस इंसान को वह ढूंढ रही थी वह यहीं था। चौकीदार ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हिम्मत रखिए बहू जी, बाबूजी यहीं हैं, लेकिन हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। प्रिया ने मन ही मन कसम खाई, अब चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए मैं उन्हें यहाँ से निकाल कर रहूँगी। उस रात वह चुपचाप वापस घर लौट आई, लेकिन उसका दिल अब पहले से ज़्यादा मजबूत था। उसे पता था कि आदित्य जिंदा है और बहुत करीब है। प्रिया को अब पूरा यकीन हो गया था कि आदित्य उसी कोठी में कैद है। उसने ठान लिया कि अब और देरी नहीं। लेकिन अकेले ये काम करना आसान नहीं था। उसने चौकीदार से कहा, हमें कोई पक्का तरीका सोचना होगा ताकि आदित्य को बिना शक जताए छुड़ाया जा सके। चौकीदार ने सुझाव दिया, बहू जी, पुलिस को गुपचुप खबर कर दीजिए, लेकिन ध्यान रहे आपके घर वाले अगर इसमें शामिल हैं तो पुलिस तक भी खबर पहुंच सकती है। प्रिया दुविधा में पड़ गई। पुलिस को बताएं तो बात बाहर फैल सकती है और घर की बदनामी बढ़ेगी। न बताएं तो आदित्य की जान खतरे में पड़ सकती है। उसने तय किया कि वह पहले खुद अंदर जाकर हालात देखेगी। उसने घर में ये बात सिर्फ अपनी ननंद को बताई। उसे लगा कि कम से कम घर की औरत उसकी तकलीफ़ समझेगी। उसने रोते हुए ननंद से कहा, तुम ही मेरी बहन जैसी हो। अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर भैया को छुड़ा सकते हैं। ननंद ने गंभीर चेहरा बनाकर हामी भरी। उसने वादा किया, भाभी मैं आपके साथ हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि भैया जल्द से जल्द घर लौट आएँ। प्रिया को उस पल पहली बार घर के किसी सदस्य पर भरोसा करने का दिल हुआ। लेकिन अगले ही दिन जब वह चौकीदार के साथ तय जगह पर पहुंची,
तो उसने देखा कि वहाँ पहले से ही जेठ और 2 गुंडे खड़े थे। उनका गुस्से से भरा चेहरा देखकर प्रिया समझ गई कि उसके राज किसी ने खोल दिए हैं। जेठ ने ताना कसते हुए कहा, बहुत चालाक बन रही हो, लगता है हमारी पोल खोलने का इरादा है। ये सब तेरे बस का नहीं। प्रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसके कदम डगमगाने लगे। वह तुरंत समझ गई उसकी ननंद ने ही उसे धोखा दिया है। जिसने बहन समय बनकर साथ देने का वादा किया था वही उसके राज अपने भाई को बता आई। गुंडों ने आगे बढ़कर उसे धमकाया, अगर दोबारा कोठी के पास गई या किसी से बात की तो तेरा भी वही हाल करेंगे जो उसका कर रहे हैं। प्रिया कांप उठी, लेकिन उसने अपने आंसुओं को पोंछा और अंदर से एक ठान ली, तुम सब मुझे जितना डराना चाहो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। आदित्य को छुड़ाने के लिए अब मैं और भी मजबूत होकर सामने आऊंगी। घर लौटते समय उसका दिल टूट चुका था, क्योंकि जिस पर उसने भरोसा किया था वही धोखेबाज निकली। लेकिन ये धोखा ही उसकी ताकत बन गया। अब वह समझ चुकी थी कि ये लड़ाई उसे अकेले ही लड़नी होगी। प्रिया के भीतर अब डर से ज़्यादा गुस्सा था। उसने साफ समझ लिया था कि घर के किसी भी सदस्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आदित्य को छुड़ाने के लिए उसे अकेले ही रास्ता निकालना होगा। उसने सबसे पहले चौकीदार से मुलाकात की और कहा, अब हमें सीधी चाल चलनी होगी। अगर हम चुप रहे तो वो लोग आदित्य को हमेशा के लिए गायब कर देंगे। चौकीदार घबराया, बहू जी, आप सोच समझकर फैसला कीजिए। पुलिस को अगर बताया तो घर वाले आपके खिलाफ हो जाएंगे। प्रिया ने दृढ़ स्वर में कहा, वह पहले ही मेरे खिलाफ है। अब बचाने के लिए सिर्फ आदित्य की जिंदगी है और उसके लिए मैं सब कुछ दांव पर लगाऊंगी। अगली सुबह वह अकेले थाने पहुंची। इंस्पेक्टर ने उसे देखते ही हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे नई नई दुल्हन और पति का कोई पता नहीं, अब तक तो मामला ठंडा हो जाना चाहिए था। प्रिया ने सीधे मेज पर आदित्य की डायरी और फैक्ट्री से मिला नोट रख दिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन आंखों में हिम्मत थी। ये देखिए, मेरे पति को उनके ही घर वालों ने गायब किया है। अगर आप चाहें तो उसी कोठी में जाकर सच्चाई देख सकते हैं। इंस्पेक्टर ने कागज़ ध्यान से पढ़े और गंभीर हो गया। उसने कहा, अगर ये सच है तो मामला बड़ा है, लेकिन ध्यान रहे जब तक पुख्ता सबूत न मिले हम सीधा कदम नहीं उठा सकते। प्रिया ने गहरी सांस ली और बोली, आपके पास आधे सबूत हैं, बाकी मैं दिलाऊंगी, बस आप एक मौका दीजिए। थाने से निकलते हुए उसकी मुलाकात बाहर खड़े एक पत्रकार से हुई। वह शादी के दिन से ही इस मामले पर नज़र रख रहा था। उसने प्रिया से धीरे से कहा, लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है सच्चाई कुछ और है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं, बस आपको हिम्मत रखनी होगी। प्रिया पहले झिझकी, लेकिन फिर सोचा, अगर ये बात मीडिया में आई तो घर वाले दबाव में आएंगे। उसने पत्रकार की ओर देखते हुए कहा, हाँ मुझे आपकी मदद चाहिए, लेकिन मेरी शर्त है कि सच्चाई तोड़ मरोड़ कर नहीं, ज्यों की त्यों सामने आए। पत्रकार ने हामी भरी। उस रात पहली बार प्रिया को लगा कि उसके पास अब 2 मजबूत हथियार हैं, कानून और सच। लेकिन साथ ही ये जोखिम भी था कि घर वाले अगर जान गए कि उसने पुलिस और मीडिया का सहारा लिया है तो वह उसके लिए भी खतरा बन जाएंगे। प्रिया ने आईने में खुद को देखा। एक थकी हुई, आंसुओं से टूटी लड़की की जगह अब उसकी आंखों में आग भरी औरत खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, अब खेल मेरे नियमों पर होगा। अगले दिन सुबह ही प्रिया थाने पहुंची। इंस्पेक्टर ने कागजात देखते हुए कहा, तुम्हारी बातें गंभीर हैं, लेकिन अगर ये सच है तो हमें पुख्ता कार्रवाई करनी होगी। हम सीधा छापा नहीं मार सकते, पहले निगरानी करनी होगी। प्रिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं हर खतरा उठाने को तैयार हूँ, बस आदित्य को सुरक्षित वापस लाना है। इंस्पेक्टर ने 2 सिपाहियों को गुप्त रूप से उस पुरानी कोठी पर भेज दिया। पत्रकार भी इस खबर को कवर करने की तैयारी करने लगा। उसने प्रिया को समझाया, देखो ये सिर्फ खबर नहीं है, तुम्हारे जीवन का सवाल है। अगर छापा पड़ा और आदित्य वहाँ से गायब मिला तो तुम्हारे घर वाले बच निकलेंगे। हमें पूरी रणनीति बनानी होगी। शाम को पुलिस और पत्रकार दोनों ने मिलकर तय किया कि अगले दिन कोठी पर अचानक छापा डाला जाएगा। प्रिया भी वहीं मौजूद रहना चाहती थी, लेकिन इंस्पेक्टर ने मना किया। ये काम तुम्हारे लिए खतरनाक है, प्रिया ने दृढ़ स्वर में कहा। अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगी तो लोग फिर मुझे ही दोष देंगे। मुझे अपने पति को अपनी आंखों के सामने देखना है। अगली रात जैसे जैसे घड़ी की सुइयां बढ़ीं, प्रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। पत्रकार ने अपने कैमरे तैयार रखे। पुलिस की गाड़ी चुपचाप कोठी के करीब पहुंची। सन्नाटे में बस जूतों की आहट और दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। जैसे ही गेट खोला गया, अंदर अचानक हलचल मच गई। 2 गुंडे भागते नजर आए। पुलिस ने उनका पीछा किया, लेकिन वे अंधेरे में गायब हो गए। प्रिया ने कांपती आवाज़ में कहा, आदित्य वो यहीं हैं, मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी थी। सब ने कमरे पर खिड़कियां खंगालना शुरू किया, लेकिन हैरत की बात यह थी कि आदित्य वहां नहीं मिला।
बस कमरे के कोने में एक कुर्सी बंधी हुई थी और ज़मीन पर रस्सी के टुकड़े पड़े थे, जैसे किसी को अभी अभी यहाँ से हटाया गया हो। इंस्पेक्टर ने गुस्से से कहा, किसी ने पहले ही खबर पहुँचा दी थी, वरना आदित्य यहीं होता। प्रिया का दिल टूट कर रह गया। उसकी आंखों के सामने उम्मीदें धुंधली पड़ गईं। उसने बिखरे हुए कमरे को देखा और धीरे से बुदबुदाई, इसका मतलब मेरे ही घर से किसी ने सबको खबर दी। पत्रकार ने कैमरे में ये सब कैद कर लिया। उसने प्रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, घबराओ मत, अब सच्चाई सबके सामने आएगी, क्योंकि ये खेल जितना छिपाने की कोशिश करेंगे उतना बड़ा राज बाहर आएगा। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन भीतर कहीं आग और भी प्रज्वलित हो गई। अब उसे लग रहा था कि आदित्य की तलाश केवल उसके पति की नहीं, बल्कि उसकी इज्जत और अस्तित्व की भी लड़ाई है। कोठी पर छापे की नाकामी ने सबको हिलाकर रख दिया। पुलिस ने कोशिश तो की थी, लेकिन आदित्य वहां से पहले ही हटा दिया गया था। प्रिया का दिल बैठ गया। उसे लगा जैसे उम्मीद की आखिरी डोर भी टूट गई हो। घर लौटते ही तानों की बरसात शुरू हो गई। जेठ ने व्यंग भरे स्वर में कहा, बहुत शौक है ना नाटक करने का, पुलिस तक ले आई हमें बदनाम करने, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं। सास ने भी कसकर कहा, अब तो साफ है आदित्य तुझसे परेशान होकर ही गया है, वरना इतनी बड़ी बदनामी क्यों झेलता। प्रिया ने रोते हुए कहा, नहीं माँ जी, सच्चाई कुछ और है। आदित्य को किसी ने ज़बरदस्ती छुपाया है, लेकिन उसकी आवाज़ को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। उधर इंस्पेक्टर ने भी साफ कह दिया, हमारे पास अब पुख्ता सबूत नहीं है। अगर अगली बार भी आदित्य हाथ से निकल गया तो मामला बंद करना पड़ेगा। ये सुनकर प्रिया की सांसें थम सी गईं। उसे एहसास हुआ कि अब वक्त उसके खिलाफ है। अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आदित्य शायद कभी वापस न आए। उसने खुद को आईने में देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, होंठ सूखे हुए, लेकिन भीतर की आग और तेज हो चुकी थी। उसने मन ही मन कहा, अब डर का वक्त खत्म हो चुका है। ये दौड़ अब मेरी और आदित्य की जिंदगी की है। अगर देर हुई तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। उसी रात पत्रकार ने उसे गुप्त रूप से फ़ोन किया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मेरे पास खबर है। छापे से पहले ही किसी ने अंदर वालों को इशारा कर दिया था, और वो इशारा आपके ही घर से गया है। प्रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कांपते स्वर में पूछा, कौन है वो? पत्रकार ने कहा, नाम अभी नहीं बता सकता, लेकिन इतना पक्का है कि अब जब तक आप अपने ही घर के गद्दार को बेनकाब नहीं करती, आदित्य को बचाना असंभव है। प्रिया ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे आकाश में बादल छाए थे। उसे लग रहा था मानो उसकी ज़िंदगी भी अब तूफान में फंसी है, लेकिन इस बार उसने आंसुओं को नहीं बहने दिया। उसने खुद को संभालते हुए फुसफुसाया, मैं सच को सामने ला कर रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने ही घर वालों से क्यों न टकराना पड़े। अब ये सिर्फ आदित्य की तलाश नहीं रही थी, बल्कि वक्त की दौड़ बन चुकी थी, और इस दौड़ में हार का मतलब सिर्फ बदनामी नहीं, बल्कि ज़िंदगी का अंत भी हो सकता था। प्रिया अब समझ चुकी थी कि आदित्य तक पहुंचने के लिए उसे अपने ही घर के गद्दार को ढूंढना होगा। छापे से पहले खबर घर के अंदर से ही निकली थी, और जब तक वह शख्स सामने नहीं आएगा आदित्य को छुड़ाना नामुमकिन था। उसने घर वालों को ध्यान से देखना शुरू किया। सास रोज़ वही ताने देती, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था, बस गुस्सा था। जेठ हमेशा शक की नज़र से घूरता और हर छोटी हरकत पर नज़र रखता था। ननंद दिखावे में मीठा बोलती, लेकिन वही सबसे पहले उसके राज खोल चुकी थी। एक रात प्रिया ने सबको सोते देखा तो चुपचाप आंगन में उतरी। वहीं रखे अलमारी के ऊपर से उसे एक फ़ोन की रोशनी दिखी। वह धीरे से पास गई और देखा, जेठ किसी से फुसफुसाकर बात कर रहा था। हाँ, सब ठीक है। लड़की शक कर रही है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं। आदित्य को हमने सुरक्षित रख दिया है, चिंता मत करो। प्रिया के शरीर में सहरन दौड़ गई। ये पक्की पुष्टि थी कि आदित्य को छुपाने में जेठ ही सबसे बड़ा गद्दार है। सुबह होते ही उसने ये बात चौकीदार और पत्रकार को बताई। पत्रकार ने कहा, हमें इसे रिकॉर्ड करना होगा, तभी पुलिस मजबूर होकर कार्रवाई करेगी। प्रिया ने पहली बार हिम्मत करके तय किया कि वह खुद सबूत जुटाएगी। अगली रात उसने जेठ की बातचीत छुपकर मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। उसमें साफ आवाज़ थी, जब तक आदित्य बाहर नहीं आएगा कारोबार हमारे हाथ में रहेगा। लड़की जितना चाहे चिल्लाए, कोई उसका यकीन नहीं करेगा। रिकॉर्डिंग सुनते ही प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, भले ही तुम लोग मुझे अकेला समझते हो, लेकिन अब सच की ताकत मेरे पास है। अब उसके पास हथियार था, लेकिन यह हथियार जितना मजबूत था उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि अगर घर वालों को पता चल गया कि उसके पास रिकॉर्डिंग है तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। प्रिया ने तय किया कि अब वह सीधे पुलिस को ये सबूत सौंपेगी, लेकिन जाने से पहले वह आदित्य को अपनी आंखों से देखना चाहती थी।
उसके भीतर एक तूफान उठ रहा था। वह जानती थी कि सच सामने आने से घर बिखर जाएगा, लेकिन अगर सच दबा तो जिंदगी भर उसकी पहचान रहेगी। सिर्फ एक रात की दुल्हन। सुबह होते ही प्रिया ने जेठ की बातचीत की रिकॉर्डिंग अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा ली। उसका इरादा साफ था, आज ही पुलिस को ये सबूत सौंपना है। यही एक रास्ता था जिससे आदित्य को छुड़ाया जा सकता था। वह चुपचाप घर से निकली। चौकीदार पहले से बाहर इंतजार कर रहा था। उसने धीरे से कहा, बहू जी ध्यान से जाइए। अगर इन्हें भनक लग गई कि सबूत आपके पास है तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्रिया ने सिर हिलाया और बोली, डरने का समय अब खत्म हो गया है। मैं ये जंग आखिर तक लड़ूंगी। लेकिन जैसे ही वह गली के मोड़ तक पहुंची, उसके सामने दो अजनबी खड़े हो गए। उनके चेहरों पर नकाब था और हाथों में डंडे। उनमें से एक ने सख्त आवाज़ में कहा, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी जल्दी? लौट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ गए कि ये लोग उसके ही घर वालों के भेजे हुए हैं। उसने हिम्मत जुटाई और बोली, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना कहते ही उसने रास्ता बदलकर दौड़ना शुरू कर दिया। चौकीदार भी पीछे पीछे भागा। दोनों गुंडे उसका पीछा करने लगे। वह भागते भागते एक मंदिर के दरवाजे तक पहुंची और वहां छुप गई। चौकीदार ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। गुंडे बाहर खड़े होकर धमकाते रहे, बहुत होशियार बन रही है, अगली बार सीधे जान जाएगी। प्रिया का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने पल्लू कसकर पकड़ा जिसमें रिकॉर्डिंग छुपी थी। वह मन ही मन बोली, ये मेरी ढाल है, जब तक ये मेरे पास है सच कोई दबा नहीं सकता। कुछ देर बाद रास्ता साफ देखकर वह चौकीदार के साथ निकल गई और सीधे थाने की ओर बढ़ी। लेकिन उसके मन में अब और भी बड़ा डर था। अगर घर वालों को पता चल गया कि वह पुलिस तक पहुंच गई है तो वह आदित्य की जान को और खतरे में डाल देंगे। थाने की दहलीज पर पहुंचते ही उसने गहरी सांस ली। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन दिल कह रहा था, बस एक कदम और खेल पलट जाएगा। थाने की दहलीज पर पहुंचते ही प्रिया का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसने पल्लू में छुपाया मोबाइल कसकर पकड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर के सामने पहुंचकर उसने कांपती आवाज़ में कहा, ये सबूत है मेरे जेठ की आवाज़, जिसमें साफ कहा गया है कि आदित्य को उन्होंने ही छुपाया है। इंस्पेक्टर ने ध्यान से रिकॉर्डिंग सुनी। कुछ ही सेकंड में उनके चेहरे का भाव बदल गया। उन्होंने तुरंत सिपाही को आदेश दिया, इसको सुरक्षित रखो और कोठी की दोबारा घेराबंदी करो। इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। प्रिया की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक लौटी। उसे लगा कि अब आदित्य की मुक्ति बस कुछ कदम दूर है। लेकिन तभी थाने का दरवाज़ा धड़ाम से खुला और अंदर उसके ससुराल वाले आ धमके। सबसे आगे जेठ था। उसके हाथ में कुछ कागज़ थे। वह ऊंची आवाज़ में बोला, इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की पागल है। ये हमारी बदनामी करने के लिए झूठे सबूत गढ़ रही है। देखिए, हमारे पास कोर्ट के पेपर हैं जिसमें साफ लिखा है कि आदित्य अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया है। सास ने रोने का नाटक करते हुए कहा, हमारी बहू हमें बदनाम करना चाहती है। हमें डर है कि ये कहीं आदित्य के साथ कुछ कर न बैठी हो। पल भर में माहौल बदल गया। कुछ पुलिसकर्मी भी असमंजस में पड़ गए। इंस्पेक्टर ने कागज़ लिए और गुस्से से प्रिया की ओर देखा। ये सब क्या है? अगर ये दस्तावेज असली निकले तो तुम्हारे ऊपर ही इल्ज़ाम लगेगा। प्रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह जानती थी कि ये सब नकली कागज़ हैं, लेकिन इतनी चालाकी से बनाए गए थे कि देखने वाले को असली ही लगे। जेठ व्यंग से मुस्कुराया और बोला, बहू जी, तुम्हारी कोशिशें बेकार जाएंगी। आदित्य अब कभी वापस नहीं आएगा और लोग यही मानेंगे कि तुम मनहूस हो। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने होंठ भींच लिए। उसने ठान लिया, अब चाहे कुछ भी हो, मैं ये खेल पलट कर रहूँगी। सच और झूठ की ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। इंस्पेक्टर ने दोनों पक्षों को चुप कराते हुए कहा, अगली जांच के बाद फैसला होगा। जब तक हमें पुख्ता सबूत नहीं मिलता किसी को भी क्लीन चिट नहीं मिलेगी। प्रिया बाहर निकली तो पत्रकार उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने धीरे से कहा, डरना मत, उनके कागज़ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। सच्चाई हमारे पास है, बस सही समय का इंतज़ार करना होगा। प्रिया ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बुदबुदाई, आदित्य, तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें बचा कर रहूँगी। ये लड़ाई मैं अकेले भी जीतूंगी। थाने से लौटने के बाद प्रिया का दिमाग लगातार उन्हीं नकली कागज़ों पर अटका रहा। वह जानती थी कि ये सब बनावटी है, लेकिन इतने पुख्ता ढंग से तैयार किया गया था कि किसी को भी धोखा हो सकता था। उसने मन ही मन कहा, अगर इन कागज़ों के पीछे की सच्चाई मिल जाए तो खेल उनके हाथ से निकल जाएगा। उसने पत्रकार से मुलाकात की। पत्रकार बोला, ये कागज़ किसी बड़े वकील या नोटरी से बनवाए गए लगते हैं।
हमें पता लगाना होगा कि ये कहाँ से तैयार हुए। प्रिया ने तुरंत हामी भरी। दोनों ने मिलकर उन दस्तावेजों की कॉपी बनवाई और शहर के एक पुराने वकील के पास गए। वकील ने कागज़ों को ध्यान से देखा और गंभीर होकर कहा, ये पूरी तरह फर्जी हैं। जिस पर मोहर लगी है वो नोटरी 2 साल पहले मर चुका है। जिसने ये बनाए वो बहुत चालाक है, लेकिन इतनी बड़ी गलती कर बैठा कि पहचानना आसान हो गया। वकील ने थोड़ी खोजबीन के बाद बताया, ये सब काम पास के कस्बे के एक आदमी से कराया गया है जो बड़े लोगों के लिए झूठे पेपर बनाता है। नाम है शंकर, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसे आपके जेठ ने ही पैसे दिए थे। प्रिया की मुट्ठियां कस गईं। अब उसे पक्का सबूत मिल चुका था कि उसका जेठ ही आदित्य की गुमशुदगी का मास्टरमाइंड है। इसी दौरान पत्रकार ने एक और बड़ा खुलासा किया। उसने कहा, मेरे एक आदमी ने बताया कि आदित्य को शहर से बाहर नहीं ले जाया गया, उसे यहीं पास के जंगलों के किनारे बनी पुरानी हवेली में रखा गया है। वहाँ रोज़ कोई ना कोई खाने पीने का सामान पहुँचाता है। प्रिया की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने धीमे स्वर में कहा, मतलब आदित्य जिंदा हैं और बहुत करीब हैं। उसके दिल में अब डर की जगह सिर्फ जुनून था। उसने ठान लिया, अब चाहे मुझे किसी से टकराना पड़े, मैं आदित्य तक पहुँच कर रहूँगी। पत्रकार से मिले सुराग ने प्रिया की नींद हराम कर दी थी। हवेली वही जगह थी जहाँ आदित्य को कैद कर रखा गया था। उसका दिल बार बार कह रहा था कि अगर देर हुई तो आदित्य की जान खतरे में पड़ जाएगी। उसने चौकीदार और पत्रकार से कहा, मैं वहाँ खुद जाऊंगी। अगर मैं आदित्य को अपनी आंखों से देख लूँ तो पुलिस को भी मजबूर करना आसान होगा। पत्रकार ने चेतावनी दी, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। वो लोग तुम्हें नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। प्रिया ने दृढ़ स्वर में कहा, अब डरना मेरे लिए गुनाह है। मैं चुप बैठी रही तो आदित्य हमेशा के लिए मुझसे छिन जाएगा। अगली रात अंधेरे का सहारा लेकर प्रिया चौकीदार के साथ हवेली पहुंची। हवेली बाहर से खंडर जैसी दिख रही थी। टूटी दीवारें, जंग लगी खिड़कियां और चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन भीतर से हल्की रोशनी और किसी के बोलने की धीमी आवाज़ें आ रही थीं। प्रिया धीरे धीरे खिड़की तक पहुंची। उसने झांक कर देखा, आदित्य एक कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर थकान और चोट के निशान थे। उसे देखकर प्रिया के आंसू छलक पड़े। उसने होंठ दबाकर खुद को रोने से रोका। उसी पल भीतर से एक आदमी ने आवाज़ दी, साहब चिंता मत कीजिए, उसे यहाँ कोई खोज नहीं पाएगा। जब तक ज़मीन का सौदा पूरा नहीं होता आदित्य यहीं रहेगा। प्रिया का खून खौल उठा। वह दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। तभी चौकीदार ने उसका हाथ पकड़ लिया। बहू जी, अभी नहीं, अकेले घुसोगी तो पकड़ी जाओगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक उसके पैर से एक लकड़ी टूटकर आवाज़ कर बैठी। अंदर बैठे गुंडे चौंक कर उठे और खिड़की की ओर भागे। कौन है वहाँ? एक गुंडे ने जोर से चिल्लाया। प्रिया और चौकीदार ने तुरंत भागना शुरू किया। पीछे पीछे गुंडों के कदमों की धमक गूंज रही थी। हवेली का अंधेरा और भी डरावना हो गया था। भागते भागते प्रिया ने मुड़कर एक आखिरी बार देखा। आदित्य उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में पहचान और उम्मीद दोनों थी। वह जैसे कहना चाह रहा हो, हार मत मानना प्रिया। प्रिया का दिल टूट गया, लेकिन उसी नज़र ने उसे और मजबूत कर दिया। वह जान गई कि अब आदित्य को बचाने का समय बहुत कम है। अगर जल्द कदम न उठाए तो देर हो जाएगी। हवेली से लौटने के बाद प्रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। आदित्य को अपनी आंखों से देखकर वह टूट भी गई थी और मजबूत भी थी। टूट इसलिए कि वह उसके सामने था लेकिन छुड़ा नहीं सकी, और मजबूत इसलिए कि अब उसके पास सबसे बड़ा सबूत था, उसकी आंखों की गवाही। घर पहुंचते ही उसने चौकीदार और पत्रकार से कहा, अब और इंतज़ार नहीं, मैंने आदित्य को देखा है, वह जिंदा है और हवेली में कैद है। हमें तुरंत पुलिस को लेकर जाना होगा। पत्रकार ने सिर हिलाया। हाँ, अब तुम्हारी गवाही और रिकॉर्डिंग दोनों मिलकर मामला मजबूत बना सकते हैं, लेकिन याद रखना दुश्मन चालाक है। अगर एक बार फिर उन्हें भनक लगी तो आदित्य हमेशा के लिए गायब कर दिए जाएंगे। अगले दिन सुबह प्रिया थाने पहुंची और इंस्पेक्टर के सामने सब कुछ साफ साफ कहा। उसने बताया कि कैसे उसने आदित्य को अपनी आंखों से देखा और कैसे हवेली में गुंडे उसकी रखवाली कर रहे हैं। इंस्पेक्टर ने इस बात गंभीर होकर कहा, अगर ये सच है तो हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी, लेकिन हमें पूरी टीम के साथ जाना पड़ेगा और तुम्हें भी हिम्मत रखनी होगी। प्रिया ने दृढ़ स्वर में कहा, हिम्मत मैंने खोना बहुत पहले छोड़ दिया है, अब बस आदित्य को वापस लाना है। उसी शाम योजना बनाई गई। पुलिस की 2 गाड़ियां, कुछ सिपाही और पत्रकार की टीम सब हवेली की ओर निकलने वाले थे। प्रिया भी उनके साथ जाने की जिद पर अड़ी रही। इंस्पेक्टर ने पहले मना किया, लेकिन आखिरकार मान गया। रवानगी से पहले प्रिया ने भगवान के सामने दीपक जलाया और मन ही मन कहा, आज मेरी लड़ाई का आखिरी पड़ाव है। या तो आदित्य मेरे साथ लौटेगा या मैं दुनिया के सामने सच को उजागर करके रहूंगी।
लेकिन उसी वक्त हवेली के पास मौजूद एक मुखबिर ने जेठ को खबर पहुंचा दी, साहब पुलिस पूरी तैयारी के साथ आ रही है, जल्दी फैसला कीजिए वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। हवेली के अंदर अंधेरे में बैठे आदित्य ने ये सुना और उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों तैर गए। प्रिया और पुलिस अभी वहां पहुंचने ही वाले थे और आदित्य की जिंदगी अब बस कुछ पलों पर टिकी थी। रात गहराई हुई थी, आसमान बादलों से घिरा था और बीच बीच में बिजली चमककर हवेली को और भयावह बना रही थी। पुलिस की गाड़ियां चुपचाप हवेली के पास पहुंची। इंस्पेक्टर ने हाथ के इशारे से सबको तैयार रहने को कहा। प्रिया गाड़ी के अंदर बैठी थी। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। इंस्पेक्टर ने संकेत दिया और गेट तोड़कर सिपाही अंदर घुस गए। चारों तरफ शोर और भागदौड़ मच गई। पुलिस की टॉर्चों की रोशनी हवेली के अंधेरों को चीर रही थी। प्रिया भी गाड़ी से उतरी और चौकीदार के साथ दौड़कर अंदर पहुंची। कमरे पर खिड़कियां खोलकर देखा मगर लेकिन शुरू में कुछ भी हाथ नहीं लगा, जैसे किसी ने हवेली को पहले ही खाली करा दिया हो। इंस्पेक्टर झल्लाकर बोला, फिर वही चाल, लगता है किसी ने फिर खबर दे दी। इसी बीच तहखाने का दरवाज़ा मिला। भारी भरकम ताले को तोड़ा गया और पुलिस अंदर उतरी। अंधेरे और बदबूदार तहखाने में बिखरे रस्से, टूटी कुर्सियां और कुछ खाने पीने के बर्तन पड़े थे। दीवार पर आदित्य का फटा हुआ कुर्ता टंगा था। प्रिया जैसे पत्थर की हो गई, उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कांपती आवाज़ में कहा, वो यहीं था, यहीं। पत्रकार ने तुरंत कैमरा उठाकर सब दृश्य कैद कर लिया। तभी एक सिपाही ने कोने से एक छोटा कागज उठाया। उस पर जल्दी जल्दी में लिखी पंक्तियां थी, प्रिया मैं जिंदा हूँ, मुझे यहाँ से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, हार मत मानना। प्रिया कागज को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार निकल रही थी, लेकिन दिल में उम्मीद की आखिरी लौ फिर से जल गई। आदित्य जिंदा था। इंस्पेक्टर ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, अब ये मामला साफ है, ये लोग बहुत चालाक हैं, लेकिन अब हमारे पास पक्के सबूत हैं, अगली बार वो बच नहीं पाएंगे। हवेली का सन्नाटा पुलिस के शोर से भर गया था, लेकिन प्रिया के कानों में सिर्फ आदित्य के लिखे शब्द गूंज रहे थे, हार मत मानना। उसने आंखें पोंछीं और मन ही मन कहा, आदित्य चाहे तुम जहाँ भी हो, मैं तुम्हें वापस ला कर रहूँगी, अब कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। हवेली से लौटने के बाद इंस्पेक्टर ने जेठ को थाने बुलवाया। पुलिस के पास अब रिकॉर्डिंग भी थी और हवेली से मिले सबूत भी। जब जेठ से पूछताछ शुरू हुई तो वह पहले तो हंसकर बोला, ये सब बकवास है, बहू की चाल है, वह खुद इस घर से छुटकारा पाना चाहती है। इंस्पेक्टर ने टेबल पर रिकॉर्डिंग चला दी। जेठ की खुद की आवाज़ गूंज उठी, जब तक आदित्य बाहर नहीं आएगा कारोबार हमारे हाथ में रहेगा। ये सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह झुंझलाकर बोला, ये सब एडिटेट है, मेरी आवाज़ नहीं। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, बहुत हो गया, तुम्हारे खिलाफ ठोस सबूत हैं, अगर सच नहीं बताया तो सीधे जेल जाओगे। घर में ये खबर पहुंची तो सास और ननंद दोनों बुरी तरह घबरा गईं। सास ने प्रिया को पकड़कर कहा, तू क्यों हमारे घर का नाश करने पर तुली है? आदित्य चाहे जहाँ हो, तू क्यों पुलिस के पीछे लगी है? घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। प्रिया ने पहली बार ऊंची आवाज़ में कहा, इज्जत सच से होती है माँ जी, झूठ से नहीं। अगर आपके बेटे की जान खतरे में है तो क्या मैं चुप बैठ जाऊं? चाहे आप मुझे मनहूस कहें, बदनाम करें, लेकिन मैं आदित्य को वापस ला कर रहूँगी। ये सुनकर ननंद ने गुस्से में ताना मारा, हमारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि तुम्हें इस घर में लाए। तुम्हारे कदम पड़ते ही भैया गायब हो गए। प्रिया ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, भैया गायब नहीं हुए, गायब करवाए गए हैं, और ये सब तुम्हारे अपने लोगों का काम है। घर की हवा भारी हो गई। रिश्तेदार और पड़ोसी बातें बनाने लगे। शादी को अभी कितने दिन हुए और घर की जड़ें हिल गईं। इसी बीच पुलिस ने घर पर छापा मारा और जेठ के कमरे से कुछ दस्तावेज, पैसों के बंडल और हवेली से जुड़े नक्शे बरामद किए। अब मामला और साफ हो चुका था। जेठ को हथकड़ी पहनाकर ले जाते समय उसने प्रिया की ओर घूर कर देखा। तू सोचती है तू जीत जाएगी, असली खेल अभी बाकी है। आदित्य कभी तुझे वापस नहीं मिलेगा। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर दृढ़ता थी। उसने मन ही मन कहा, अब चाहे कितनी भी गहरी चालें क्यों ना हो, सच की जीत होगी। आदित्य को मैं ढूंढ कर रहूँगी। जेठ की गिरफ्तारी ने पूरे घर को हिला दिया। मोहल्ले में चर्चा फैल गई कि बहू ने ही घर का राज खोल दिया, वरना सब कुछ दबा ही रह जाता। कुछ लोग प्रिया की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे तो कुछ उसे अब भी घर तोड़ने वाली कह रहे थे। प्रिया को लगा कि अब आदित्य की वापसी आसान होगी, लेकिन पुलिस की छानबीन से सामने आया कि आदित्य को हवेली से हटाने का आदेश जेठ ने नहीं दिया था। पूछताछ में जेठ ने बार बार कहा, मुझसे कहने वाला कोई और था,
मैं बस मोहरा था। इंस्पेक्टर ने प्रिया को बुलाकर कहा, तुम्हारे जेठ ने जो कबूल किया है उससे साफ है कि खेल और बड़ा है। असली दिमाग किसी और का है। प्रिया का दिल बैठ गया। उसने सोचा कि अगर जेठ सिर्फ मोहरा था तो असली साजिश करने वाला कौन है। तभी पत्रकार ने एक चौंकाने वाली खबर दी। आदित्य के पिता के पुराने कारोबारी साझेदारों में से एक कई बार कारोबार पर कब्जा करने की कोशिश कर चुका है और वही इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड है। ये सुनकर प्रिया स्तब्ध रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि घर की दीवारों के अंदर की लड़ाई दरअसल बाहर की ताकतों से भी जुड़ी हुई थी। इसी दौरान सास का बर्ताव और अजीब हो गया। वह बार बार कहने लगी, बहू तू क्यों इतना गहरा जा रही है? तू जितना सच के करीब जाएगी उतना ही खतरा बढ़ेगा। प्रिया ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, माँ जी, मुझे खतरे की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ आदित्य चाहिए। चाहे इसके पीछे कितनी भी लोग हों, मैं उनका चेहरा सामने लाकर रहूँगी। रात को जब सब सो गए, प्रिया ने आदित्य की डायरी के पुराने पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो तो समझ लेना कि दुश्मन घर के भीतर भी है और बाहर भी। ये पढ़कर उसकी रगों में खून उबलने लगा। अब उसे से साफ हो गया कि असली जो मास्टरमाइंड है अभी बाहर कहीं छिपा है और आदित्य उसकी गिरफ्त में है। पत्रकार ने सलाह दी, अगर हमें मास्टरमाइंड तक पहुंचना है तो चाल चलनी होगी। तुम्हें ऐसा दिखाना होगा कि पुलिस और मीडिया का दबाव तुम्हें तोड़ चुका है, तभी वो सामने आएगा। प्रिया ने ये जोखिम भरा कदम उठाने का फैसला किया। अगले दिन उसने घर में सबके सामने ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहा, मैं हार गई, आदित्य कभी वापस नहीं आएगा। ये बात मोहल्ले तक फैल गई और लोग कहने लगे, वह टूट गई। लेकिन ये सब उसका जाल था। रात को जब वह आंगन में अकेली बैठी थी, तभी एक अनजान आदमी चुपके से आया और बोला, बहुत समझदारी दिखाई तुमने। हमारे साहब कहते हैं अगर तुम चुप रहोगी तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। प्रिया ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हारे साहब कौन हैं? वह आदमी बोला, नाम मत पूछो, बस इतना जान लो कि आदित्य उनकी गिरफ्त में है और जब तक उनका काम पूरा नहीं होता वो छूट नहीं सकता। प्रिया ने पत्रकार को इशारा किया और उसका पीछा करने को कहा। धीरे धीरे पीछा करते हुए मास्टरमाइंड का नाम सामने आया, रघुवीर मलिक, आदित्य के पिता का पुराना कारोबारी साझेदार। प्रिया ने फुसफुसाकर कहा, रघुवीर, अब खेल तुम्हारा ख़त्म। पत्रकार की टीम ने और सच उजागर किया कि रघुवीर मलिक ने ही बदले की आग में ये षड्यंत्र रचा था। ये सुनकर प्रिया की आग और भड़क गई। उसने कहा, अगर ये खेल रघुवीर का है तो मैं उससे आमने सामने मिलना चाहती हूँ। पत्रकार ने चेतावनी दी कि ये खतरनाक होगा, लेकिन प्रिया ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर मैं डर गई तो आदित्य कभी नहीं मिलेगा। कुछ दिन बाद प्रिया ने रघुवीर तक पहुँचने का रास्ता निकाला। वह नकाब पहनकर उसके बंगले में पहुँची और जहाँ उसने रघुवीर को कहते सुना, आदित्य अगर बाहर आ गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, इसे जिंदा रखो लेकिन किसी को भनक न लगने दो। ये सुनकर प्रिया की रगों में आग भर गई। लेकिन तभी रघुवीर ने कहा, और हाँ, उस बहू पर नज़र रखो, मुझे शक है कि वही सब गड़बड़ कर रही है। प्रिया धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गई। अब उसके पास रघुवीर की आवाज़ और चाल दोनों का सबूत था। उसने पहली बार सीधे उस दुश्मन को देखा था जिसने उसकी और आदित्य की ज़िंदगी तहस नहस कर दी थी। रात भर वह सो नहीं पाई। उसकी आंखों में सिर्फ आदित्य और रघुवीर का चेहरा था और उसके दिल में बस एक ही संकल्प था, रघुवीर को उसके ही जाल में फंसाना और आदित्य को छुड़ाना। सुबह होते ही उसने पत्रकार से मुलाकात की। पत्रकार बोला, हमारे पास उसकी आवाज़ है, लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं, हमें उसके कागज़, उसके लेन देन और उसके आदमियों की गवाही चाहिए, तभी पुलिस मजबूर होगी कार्रवाई करने के लिए। प्रिया ने कहा, मैं हर सबूत जुटाऊंगी, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। पहला कदम था रघुवीर के आदमियों तक पहुंचना। चौकीदार की मदद से प्रिया ने एक ऐसे आदमी को ढूंढा जो रघुवीर के लिए काम करता था, लेकिन उससे डरता भी था। वह आदमी बोला, हम तो बस आदेश मानते हैं। आदित्य बाबू को एक पुरानी हवेली से उठाकर दूसरी जगह ले जाया गया है। जगह का नाम मैं नहीं बता सकता, वरना मेरी जान जाएगी। प्रिया ने आंसू रोककर पूछा, बस इतना बता दो कि वो जिंदा है ना? आदमी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ वो जिंदा है, लेकिन कब तक ये कोई नहीं जानता। ये सुनकर प्रिया का दिल कांप उठा, लेकिन उसी क्षण उसने मन ही मन कसम खाई, जब तक सांस है मैं आदित्य को बचा कर रहूँगी। दूसरा कदम था रघुवीर के पैसों का हिसाब। पत्रकार ने अपने स्रोते से पता लगाया कि हाल ही में रघुवीर ने कुछ फर्जी कंपनियों के नाम पर बड़ी रकम ट्रांसफ़र की है। ये वही पैसे थे जिनसे आदित्य को कैद करने और गुंडों को खिलाने का काम हो रहा था। तीसरा और सबसे अहम सबूत मिला रघुवीर के बंगले के पीछे बने एक गुप्त गोदाम में। पत्रकार की टीम ने चुपचाप वहां कैमरे लगाए।
कुछ ही दिनों में फुटेज सामने आया जिसमें रघुवीर के लोग हथियार और कागजी बंडल छुपाते नजर आ रहे थे। प्रिया ने फुटेज देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। आदित्य तक पहुंचने का दरवाज़ा यही है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। उसी फुटेज में एक चेहरा ऐसा दिखा जिसने प्रिया को अंदर तक हिला दिया। वो उसकी ननंद थी जो रघुवीर के लोगों को मदद पहुंचा रही थी। प्रिया का दिल टूट गया। उसने सोचा था कि गद्दार सिर्फ जेठ था, लेकिन अब उसे साफ दिख रहा था कि घर की जड़ें ही जहरीली हो चुकी हैं। उसने आंसुओं के बीच खुद से कहा, अब मुझे और मजबूत बनना होगा। ये सिर्फ आदित्य की लड़ाई नहीं, मेरी भी है। सच को उजागर करके ही मैं इस घर और अपने रिश्ते को बचा सकती हूँ। फुटेज देखकर प्रिया का दिल जैसे टूट कर बिखर गया। उसमें साफ दिख रहा था कि ननंद रघुवीर के आदमियों को बैग थमा रही थी और बदले में उनसे पैसों के पैकेट ले रही थी। यही वो सच था जिसे वह अब तक मानने से बच रही थी। पत्रकार ने गंभीर स्वर में कहा, ये सबसे बड़ा सबूत है। अब तुम खुद देख लो, तुम्हारे ही घर का खून तुम्हारे पति की कैद में हिस्सेदार है। प्रिया की आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, अब मैं टूटूंगी नहीं, मैं इसे दुनिया के सामने लाऊंगी। अगले ही दिन पुलिस ने ननंद को बुलाया। पहले तो उसने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन जब उसके सामने फुटेज चला तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आखिरकार उसने मान लिया, हाँ, मैंने रघुवीर मलिक की मदद की थी, लेकिन मजबूरी में। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मैं उनके काम में साथ नहीं दूंगी तो भैया की जान चली जाएगी और मेरा राज सबके सामने आ जाएगा। पुलिस ने पूछा, कौन सा राज? ननंद ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, रघुवीर ने मुझे पैसों के लालच में भी फंसा लिया था। मैंने अपनी गलती से ही ये खेल इतना आगे बढ़ने दिया। प्रिया की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने कहा, तुमने पैसों के लिए अपने ही भाई को बेच दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? ननंद आंसुओं में डूब गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने उससे पूछा, आदित्य कहाँ है? ननंद ने कांपते हुए जवाब दिया, उसे इस शहर से बाहर नहीं ले जाया गया, जंगल के पास पुरानी मिल में रखा गया है। वहाँ रघुवीर के आदमी 24 घंटे पहरा देते हैं। ये सुनकर प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। आदित्य तक पहुंचने का रास्ता आखिरकार साफ हो गया था। पत्रकार ने तुरंत कहा, ये आखिरी मौका है, अगर हम अभी कदम नहीं उठाए तो वो लोग जगह बदल देंगे। इंस्पेक्टर ने आदेश दिया, आज रात ही मिल पर छापा मारा जाएगा और इस बार किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर ज्वाला थी। उसने मन ही मन कहा, आदित्य, मैं आ रही हूँ, अब तुम्हें छुड़ा कर ही दम लूंगी। रात का अंधेरा घना हो चुका था। आसमान में बादल थे और ठंडी हवाएं सीटी बजाती हुई बह रही थीं। पुलिस की गाड़ियां बिना सायरन के चुपचाप पुरानी मिल की ओर बढ़ रही थीं। प्रिया पिछली सीट पर बैठी थी। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी थीं, लेकिन आंखों में डर नहीं, बस दृढ़ता थी। पत्रकार की टीम भी साथ थी। कैमरों की रोशनी बंद थी ताकि किसी को भनक न लगे। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, आज अगर चूक हुई तो आदित्य की जान जा सकती है, सब होशियारी से काम करना। मिल दूर से ही खंडर लग रही थी। टूटी दीवारों पर काई जमी थी और अंदर से हल्की रोशनी छन रही थी। जैसे जैसे पुलिस नज़दीक पहुंची, अंदर पहरा दे रहे गुंडों की हरकत साफ दिखने लगी। इंस्पेक्टर ने इशारा किया और सिपाही चारों ओर से मिल को घेरने लगे। अचानक एक तेज आवाज़ हुई, दरवाज़ा तोड़ा गया और पुलिस अंदर घुस गई। अंदर का दृश्य सबको हिला देने वाले था। आदित्य रस्सियों से बंधा जमीन पर पड़ा था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और सांसें भारी थीं। 2 गुंडे उसके पास खड़े थे जिनके हाथों में लाठी थी। प्रिया चीख उठी, आदित्य! उसकी आवाज़ सुनकर आदित्य ने आंखें खोली। उसकी नज़र में थकान थी, लेकिन पहचान और उम्मीद भी। उसने होठों से सिर्फ इतना कहा, प्रिया। गुंडों ने पुलिस को देखते ही हथियार उठा लिए। कुछ देर तक मिल के अंदर जोरदार झड़प हुई। सिपाही और गुंडों के बीच धक्का मुक्की, लाठियां और गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। पत्रकार कैमरे से सब रिकॉर्ड कर रहे थे। प्रिया दौड़कर आदित्य के पास पहुंची और उसके बंधन खोलने लगी। आदित्य बेहद कमज़ोर था, जैसे शरीर में जान ही न बची हो। लेकिन जैसे ही उसने प्रिया का हाथ थामा, उसकी आंखों में नई रोशनी चमक उठी। तभी एक गुंडे ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तुरंत उसे दबोच लिया। इंस्पेक्टर ने गुस्से से कहा, आज कोई बच नहीं पाएगा, सच का फैसला यहीं होगा। मिल के अंदर धुआं, शोर और अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन उस अराजकता के बीच प्रिया और आदित्य की आंखों में सुकून की एक किरण थी। सालों जैसा लंबा इंतज़ार अब ख़त्म होने को था। मिल के अंदर की अफरा तफरी थमने लगी थी। पुलिस ने सभी गुंडों को पकड़ लिया था। पत्रकार की टीम ने हर पल रिकॉर्ड किया ताकि सच दबाया न जा सके। प्रिया आदित्य का हाथ थामे बैठी थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था कि वह अपने पति तक पहुंच चुकी है। आदित्य बहुत कमज़ोर था। उसकी आवाज़ धीमी थी, प्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। मुझे पता था तुम हार नहीं मानोगी।
प्रिया ने उसका चेहरा सहलाते हुए कहा, तुम्हें वापस लाने के लिए ही मैं जिंदा थी। पुलिस जब आदित्य को गाड़ी तक ले जा रही थी तभी अचानक बाहर गोलियों की आवाज़ गूंजी। सब चौंक गए। अंधेरे से रघुवीर मलिक निकला। उसके हाथ में बंदूक थी और आंखों में पागलपन। वह चिल्लाया, कोई मुझे नहीं रोक सकता। ये लड़का मेरी बर्बादी का कारण है। अगर ये जिंदा रहा तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। इंस्पेक्टर और पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला, लेकिन रघुवीर ने बंदूक सीधे आदित्य पर तान दी। उस पल प्रिया उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने जोर से कहा, अगर गोली चलानी है तो पहले मुझे मारना होगा। मैं अपने पति को एक बार खो चुकी हूँ, अब उसे दोबारा नहीं खोऊंगी। रघुवीर कुछ पल हक्का बक्का रह गया। उसकी उंगली ट्रिगर पर कांप रही थी। तभी इंस्पेक्टर ने मौका देखकर गोली चला दी। रघुवीर की बंदूक जमीन पर गिर गई और वह वहीं ढेर हो गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। आदित्य ने कांपते हाथों से प्रिया को थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों थे। उसने धीमे स्वर में कहा, आज तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारी जिंदगी को भी बचा लिया। पुलिस ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला और पत्रकार ने घोषणा की, अब सच पूरी दुनिया के सामने आएगा। लोग जानेंगे कि प्रिया सिर्फ एक रात की दुल्हन नहीं, बल्कि साहस और सच्चाई की मिसाल है। कुछ दिनों बाद आदित्य धीरे धीरे ठीक होने लगा। अदालत में रघुवीर की साजिश और जेठ ननंद की गवाही सबके सामने आई। कोर्ट ने पूरे गिरोह को सजा दी और आदित्य को निर्दोष घोषित किया। समाज जो कभी प्रिया को ताने देता था, अब उसी की हिम्मत की तारीफ करने लगा। सास भी आंसू बहाकर बोली, बहू हमें माफ़ कर दो। तूने जिस हिम्मत से अपने पति और इस घर की इज्जत बचाई, वो कोई और नहीं कर सकता था। प्रिया ने नर्म स्वर में कहा, मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज निभाया है। शादी सिर्फ एक रात का रिश्ता नहीं होती, बल्कि पूरी ज़िंदगी की लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में जीत हमेशा सच की ही होती है। आदित्य ने उसके हाथ थामकर कहा, अब हमारी ज़िंदगी दोबारा शुरू होगी, बिना डर के, बिना झूठ के। आंगन में दिए जलाए गए। रिश्तेदारों ने गले लगाया और समाज ने स्वीकार किया कि प्रिया अब सिर्फ एक रात की दुल्हन नहीं रही, वह साहस, प्यार और सच्चाई का प्रतीक बन चुकी थी। दोस्तों, सिर्फ एक रात की दुल्हन सिर्फ एक रात की नहीं होती, बल्कि हर उस औरत की कहानी है जो अपने रिश्तों, अपने परिवार और अपने प्यार के लिए संघर्ष करती है। ये हमें सिखाती है कि जब हालात हमारे खिलाफ हों, तब भी हिम्मत और सच्चाई इंसान को अंधेरे से निकालकर रोशनी तक ले आती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपनी भावनाएं और सबसे पहले गहरा पल हमें कमेंट में लिखकर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुँचे। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।